नोएडा के इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के बाद सरकार जागी है और कुछ एक्शंस भी हुए हैं, जिसमें जो एक बड़ा एक्शन कहा जा रहा है कि जो नोएडा अथॉरिटी के सीईओ हैं लोकेश एम, उनको पद से अभी हटा दिया गया है और उन्हें वेटिंग में रखा गया है। मतलब अब उन्हें कहीं और ट्रांसफर किया जाएगा। वैसे भी उनका कार्यकाल जो है 2.5 साल का पूरा हो चुका था और रूटीन ट्रांसफर भी 2-2.5 साल में 3 साल में हो जाता है। ऐसे में कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सही हुआ, बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और बड़े अधिकारियों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक इससे सीख या सबक नहीं मिलेगा इन लोगों को। फिर कुछ लोगों ने इस कार्रवाई को लेकर भी सवाल खड़े किए। सवाल ये है कि क्या सिर्फ नोएडा अथॉरिटी के जो सीईओ हैं लोकेश एम, क्या सिर्फ उनकी जिम्मेदारी थी? क्या उनकी वजह से ये जो लड़का है उसकी मौत हुई? केवल पूरे नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में सिर्फ वही इकलौते शख्स हैं जो जिम्मेवार हैं इन सब चीज़ों के लिए? इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं, सीनियर लीडर सौरभ भारद्वाज, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि इसमें जो नोएडा के सीईओ हैं उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है और कई लोगों को बख्श दिया गया है, यानी कई लोगों को छोड़ दिया गया जो जिम्मेदार अधिकारी हैं। इसी को लेकर उन्होंने एक वीडियो भी बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, इंस्टाग्राम पर। वो उनका साफ साफ कहना है कि जिम्मेदारी तो डीएम की भी बनती है, यानी नोएडा के डीएम की, मेधा रूपम की, आईएएस मेधा रूपम। उनको क्यों नहीं बर्खास्त किया गया? उन्हें क्यों नहीं हटाया गया नोएडा की पोस्टिंग से? सरकार इसका जवाब नहीं दे रही और उनका कहना है कि नोएडा की डीएम मेधा रूपम ही असल में एसडीआरएफ और रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदार है, लेकिन उन्हें बचाया जा रहा है। एक अन्य पोस्ट में सौरभ भारद्वाज लिखे, नोएडा की डीएम जिनके अंडर रेस्क्यू ऑपरेशन और एसडीआरएफ आता है, ईसीआई यानी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो हेड है, चीफ हैं, ज्ञानेश्वर कुमार की बेटी हैं। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों पर केस चलाना कितना मुश्किल है। दोषी ठहराना तो दूर, पूरा सिस्टम ही खराब है। एक तरह से सौरभ भारद्वाज सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जो एसडीआरएफ है, जो टीम रेस्क्यू करने गई थी, जो ठंडे पानी में उतर नहीं रही थी, ऐसे आरोप है, उन्होंने रेस्क्यू नहीं कर पाया उस लड़के का, और रेस्क्यू ना कर पाने की वजह से उस लड़के की मौत हो गई। तो जिम्मेदारी एसडीआरएफ की भी बनती है, फायर ब्रिगेड की भी बनती है। एसडीआरएफ की टीम किसके अंडरटेकिंग आती है? डीएम के। डीएम डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो डीएम के अंतर्गत आता है, यानी जो जिले का डीएम है वो कमिश्नर या सीईओ के अंडर नहीं आता, ऐसा इनका आरोप है। और जो कि हमने बाद में इसका फैक्ट चेक भी किया, वो भी बताऊंगा। अब डीएम के अंडर एसडीआरएफ की टीम आती है, तो एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और डीएम पर तो कोई एक्शन नहीं हुआ, सीईओ पे एक्शन हुआ। सीईओ का काम है लैंड अलॉटमेंट, डेवलपमेंट का काम है। अगर सड़क खराब होती, सड़क में बीच में अगर वहाँ कह सकते हैं कि आप अगर वहाँ गड्ढे थे, उसका काम मरम्मत ठीक नहीं हुई है, वहाँ अगर बाउंड्री वॉल नहीं बनी है, ये सब अथॉरिटी के अंदर आता है। मतलब डेवलपमेंट का जो भी काम है अथॉरिटी के अंदर आता है। अगर वहाँ फाउंडेशन बन रहा था और उसमें पानी जमा था और अगर वहाँ कुछ कोर्ट केस चल रहा था, तो अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वहाँ रेवेन्यू जो है, उस रेवेन्यू से वहाँ बाउंड्री वॉल वगैरह जनरेट कर दे या बना दे। चलिए, उनकी जवाबदेही तो तय हो गई कि वहाँ बाउंड्री वॉल नहीं बनाए थे या रिफ्लेक्टर वगैरह नहीं था। और रोड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम किसके अंडरटेकिंग आता है, इस पर भी कोई जवाब नहीं है। तो अकेले सिर्फ नोएडा अथॉरिटी के सीईओ की गलती तो नहीं है इसमें, जो ये आरोप लगा रहे हैं उस हिसाब से तो डीएम की भी गलती है। और एसडीआरएफ टीम को ही जब डीएम हेड करनी है, तो डीएम कहाँ लापता है? डीएम ना मौका वारदात पर कहीं गई, दिखी नहीं, ना उनका कोई बयान सामने आया। इतना बड़ा हादसा हो जाता है। अगर सीईओ से ही पूरा जिला मैनेज होता है तो डीएम का पद क्यों रखा गया सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए? मैं जब ऑफिशियल डीएम की वेबसाइट पे गया और देखा डायरेक्टर के बाद, तो वहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए वो जो कैटेगरी है वो बाकायदा डीएम के अंदर आती है। मतलब जो सौरभ भारद्वाज जो बात बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लीडर, कहीं ना कहीं उनके बात में दम है और वो उनकी बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि एक तरफा जो है वो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक तरफा कार्रवाई हुई है और बाकी जितने भी अधिकारी हैं उन्हें बख्श दिया गया है। यानी सिर्फ एक अधिकारी, बड़े आईएएस लेवल का अधिकारी, सीईओ लेवल का अधिकारी, जो कि ग्राउंड पर जा भी नहीं सकता, हर जगह जा नहीं सकता क्योंकि इतना बड़ा जिला है, हर जगह मुआयना करने की कहाँ बाउंड्री वॉल है, कहाँ नहीं है। डेवलपमेंट का कार्य उसके पास जहाँ जहाँ से एप्लीकेशंस आती हैं, उन एप्लीकेशंस पे बजट अलॉट होते हैं, वहाँ फिर उस बजट के हिसाब से वहाँ काम होता है, फिर वहाँ टेंडर होता है, हर एक छोटे से छोटे काम के लिए अलॉटमेंट होती है, सब चीज़ें होती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि चुटकी भर में वो काम हो जा रहे। अब आरोप जब लगे डीएम पर भी,
तो मैंने जाकर चेक किया कि ये किसके अंडरटेकिंग आता है। तो ये वेबसाइट है डीएम की गौतम बुद्ध नगर की, और यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट में एडीएम एफ करके लिखा है, देखिए आप, और उसके आगे नंबर दिया गया है, और नंबर के आगे नीचे एक पीडीएफ फाइल है जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए लोग क्या प्लान्स स्ट्रैटेजी मेंटेन करें उसके लिए पीडीएफ फाइल अपलोड है। अब ऐसे में जो नंबर दिया गया है वो नंबर पर भी मैंने कॉल किया, और बाकायदा वो नंबर पर मैंने कॉल कर जानकारी लेने चाहिए कि ये किसके डिपार्टमेंट आता है, एसडीआरएफ का नेतृत्व कौन कर रहा था उस दिन, और एसडीआरएफ से बातचीत कौन कर रहे थे। और बाकायदा वो जो नंबर है, ये आप नंबर देख रहे होंगे, इस नंबर पर मैंने कॉल भी किया। वो नंबर कोई किसी ने उठाया नहीं, ना कॉल किसी ने रिसीव किया। मैंने 10:33 पर ये कॉल किया था। अगर आपका डिजास्टर सिस्टम में वो नंबर आपने वेबसाइट पर डाल के रखा है, और अगर वो फ़ोन ही कोई नहीं उठाना चाहता, एडीएम फ़ोन ही नहीं उठाना चाहता, तो ऐसे ऑफिसर्स को क्यों रखा जाए। और एक बार लाइव टेस्ट करते, ये जो नंबर दिया गया इस पर कॉल करके, क्या कोई ये कॉल उठाता है, क्या कोई बातचीत करता है। कॉल जा रही है, कोई नहीं उठा रहा है फ़ोन। मतलब अगर शहर में कोई बड़ा हादसा हो गया, कोई एडीएम से कनेक्ट करना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता है, बड़े अधिकारियों से बात करना चाहता है, तो कोई नंबर उठाने वाला नहीं है। ये एडीएम है, एडीएम का नंबर है ये। खैर मैंने पहले भी फ़ोन लगाया था और इतनी घंटियां जा रही हैं, मुझे पता है आखिर में कोई इस कॉल को उठाएगा नहीं। ये नंबर देख लीजिए आप। जो वेबसाइट पे बाकायदा नंबर दिया गया है उसी पर कॉल किया गया, और कोई कॉल नहीं उठा रहा। ये नंबर पे ना कॉल लग रहा है, तो ऐसा नंबर क्यों दिया गया है वेबसाइट पर जिसका कोई मालिक ही नहीं, जो कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं है। अधिकारियों को ये नंबर क्यों दिया गया है, मतलब ऐसे कई सवाल हैं। और इसके बाद जवाबदेही तो फायर ब्रिगेड की भी है कि फायर ब्रिगेड मौका वारदात पर पहुंचती है, वहाँ रेस्क्यू नहीं कर पाती, क्रेन वगैरह लगाया जाता है। वहाँ वो ऑफिसर्स कौन थे, क्यों नहीं। जो पिता का आरोप है कि मेरे सामने, जो उन्होंने आरोप लगाया, मेरे सामने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड सब थे और मेरा बेटा मर गया, कोई पानी में उतरने के लिए रेडी नहीं था। चश्मदीद जो था पहले, उसने पहले बयान में कहा था कि हमारे सामने वो ऑफिसर्स बोल रहे थे कि ठंडे पानी में कौन जाए, और वो नहीं जाना चाहते थे, उसकी वजह से वो लड़का मर गया। तो जवाबदेही तो सब पर तय होनी चाहिए। और इसी क्रम में जो सौरभ भारद्वाज है, उन्होंने एक ट्वीट लिखा। पहला एक उन्होंने ट्वीट का जवाब लिखा। गौरव करके एक जो रिपोर्टर है, उन्होंने लिखा कि नोएडा में इंजीनियर की मौत के बाद 3 सदस्य एसआईटी गठित हुई। मेरठ मंडल आयुक्त, एडीजे जोन मेरठ, सीई पीडब्ल्यूडी एसआईटी में शामिल, मतलब एसआईटी की टीम बनाई गई है, उसमें एडीजे जोन मेरठ। तो उन्होंने लिखा है व्हाट अ जोक, मतलब क्या मजाक है। एडीजे डीएम से, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से छोटा है, जूनियर है, वो कैसे एक सीनियर ऑफिसर का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ये सौरभ भारद्वाज का आरोप है, उन्होंने ट्वीट करके आरोप लगाया। फिर उन्होंने एक और, जब वो अपनी वीडियो ट्वीट किए थे तो उन्होंने एक और आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था बिग एक्शन, और उन्होंने ऐसा आगे एक स्माइली दी थी, मतलब क्या मजाक है। उन्होंने बोला ट्रांसफर, क्या इवन ट्रांसफर को आप एक्शन में काउंट करोगे। उन्होंने कहा कि जो नोएडा के सीईओ थे वो वैसे भी कहीं ना कहीं ट्रांसफर होते, उनका कार्यकाल वैसे भी पूरा हो चुका था, 2.5 साल की अवधि उनकी पूरी हो चुकी थी, 3 साल में वैसे भी ट्रांसफर होते। डीएम ऑफ नोएडा मेधा रूपम इज वन ऑफ हु इज एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर एसडीआरएफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। उनका साफ साफ कहना है कि डीएम नोएडा जो है असल में जिम्मेवार है एसडीआरएफ और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, और उन्हें बचाया जा रहा है। मैंने बाकायदा उन्होंने उसके नीचे जो वीडियो पोस्ट की है, उस वीडियो में उन्होंने बताया भी कि क्यों उनको बचाया जा रहा है। एक बार उनकी वीडियो देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज वहां के सीईओ को जो है ट्रांसफर कर दिया है। तो हमारा इंटरेस्ट हुआ कि जाने कि भाई ये सीईओ का क्या काम होता है और नोएडा के डीएम का क्या काम होता है। नोएडा के डीएम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोएडा के डीएम भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी की बेटी है। तो हमने सोचा कि एक बार पता करें कि किसकी क्या ड्यूटीज होती हैं। तो जो ड्यूटीज ऑफ नोएडा डीएम है, उनका काम रेवेन्यू कलेक्शन है, इलेक्शंस है और डिजास्टर मैनेजमेंट है, यानी कि हेडिंग डीडीएमए एंड कोऑर्डिनेटिंग रेस्क्यू एफर्ट्स, जिसके अंदर समस्या बताई गई।
हमने सोचा एक बार सीईओ की भी ड्यूटीज को देखा जाए। सीईओ की ड्यूटी हमने देखी। सीईओ की ड्यूटी नोएडा में अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, लैंड मैनेजमेंट, म्युनिसिपल फंक्शंस। बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की खामी थी, गलती इनकी भी है। मगर एसडीआरएफ किसके अधीन आती है, मेरे दिमाग में सवाल था। और ये सवाल जब मैंने डाला कि नोएडा के अंदर एसडीआरएफ सीईओ के अंडर आती है या डीएम के अंडर, तो जवाब आया एसडीआरएफ इन नोएडा डज नॉट कम अंडर सीईओ, rather its deployment and coordination at local level is primarily handled by district magistrate who is श्रीमती मेधा रूपम। ये सौरभ भारद्वाज है और कई लोगों ने ट्वीट करके ये जवाब मांगा है सरकार से और सीएम योगी को, और बहुत सारे लोगों को टैग किया है सरकार में जो बड़े पद पर बैठे हैं सेक्रेटरीट लेवल पर। उनसे पूछा गया है कि क्या सिर्फ जवाबदेही सिर्फ एक ऑफिसर की थी, क्या जवाबदेही सिर्फ लोकेश एम की थी, या बाकी लोगों को बख्श दिया गया। अगर एक एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में वहाँ निर्माण ठीक से नहीं हुआ है, तो पहली जवाबदेही चलिए उनकी बनती है, जिनकी वजह से वहाँ निर्माण ठीक से नहीं हुआ या वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क सही से नहीं हुआ है, उसकी खामियाँ हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि वहाँ रेस्क्यू नहीं हो पा रहा है, 2 घंटे तक कोई आदमी है, रेस्क्यू ठीक से नहीं हो पा रहा है। मतलब इतना बहुत बड़ा कोई ये नहीं था कि कोई बाढ़ आ गया था कि जिसकी वजह से पानी में डूब रहे थे, उसको रेस्क्यू नहीं किया जा सकता था। तो ऐसा भी कुछ नहीं था, बहुत बड़ी जगह थी, बहुत बड़ा समुद्र में या नदी में जाके इन्हें रेस्क्यू करना था, और ओपन एरिया भी था, फॉग था। तो ऐसे में जवाबदेही तो कई लोगों की बनती है, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ, डीएम। अगर आप सवाल एकदम सही है, मतलब जो आप नेता उठा रहे, अगर लोकेश एम की जिम्मेदारी बनती है तो जिम्मेदारी तो डीएम की भी बनती है। और आपके सामने मैंने फ़ोन किया, वो जो नंबर दिया गया है एडीएम का, वो कॉल उठा नहीं रहे, और ये नंबर क्यों दिया गया है नहीं पता। कंट्रोल रूम के नंबर्स इसी तरह दे दिए जाते हैं कि अगर शहर में कुछ बड़ा हो रहा है, अगर बात करना है मुझे एडीएम से, तो एडीएम का नंबर स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ नहीं मतलब नंबर चालू है, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। और ये मैंने दूसरा कॉल किया है, 2 कॉल है। इससे पहले भी मैंने सुबह एक कॉल किया आते आते चेक करने के लिए। मुझे उनसे पूछना था कि सर एसडीआरएफ की टीम की जिम्मेदारी आपकी थी, क्या आपने उनसे बात की थी, क्या उस रात आपसे बातचीत हुई थी, क्या एसडीआरएफ टीम ने आपसे बताया था समय समय पर क्या सहायता की गई, क्या एक्शन लिया गया, क्या कुछ हुआ वहाँ, फायर ब्रिगेड टीम ने क्या आपसे कुछ जिक्र किया था, क्या आप लोगों ने नेक्स्ट डे पूछने की कोशिश की मौका। और मैंने देखा बाद में एसडीएम का बयान आया, एसडीएम बोल रहे जो इतने तब तक कहाँ गायब थे, जब लोग आक्रोश में प्रोटेस्ट कर रहे थे, सब कर रहे थे, तब तक तो एसडीएम सामने नहीं आए, मीडिया से ना बात किए, ना इसके बारे में कोई जांच हुई, और कहीं नाम भी नहीं आया। एक तरह से डीएम और एसडीएम का कहीं नाम ही नहीं आया, और आज एसडीएम जो है मीडिया में आकर बाइट दे रहे। एक बार एसडीएम को भी सुनते हैं। जो नोएडा में घटना हुई है, इंजीनियर्स की जो मौत जो डूब करके हुई है पानी में, बिल्डर द्वारा जो खोदा गया था बेसमेंट, उसमें पानी भर जाने के कारण, उसका बहुत दुख है। और उसको ध्यान में रखते हुए कि कहीं कोई ऐसी घटना न यहाँ हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए सीओ सर द्वारा विशेष टीम का गठन करते हुए सारे स्टाफ को फील्ड में फ्री कर दिया गया है कि पहले जितने भी ब्लैक स्पॉट हैं उनको चिन्हित कर लिया जाए, और जहां जो भी आवश्यक व्यवस्था हो उसको तुरंत दी जाए। अगर जो इसमें कहीं भी कोई लापरवाही पाई जाती है तो इसके लिए क्षेत्रीय एसएम और मैनेजर जिम्मेदार होंगे। तो ये थे एसडीएम। और जो सड़क है, अगर वहाँ कोहरा भी था, गाड़ी जिस हिसाब से अंदर जाके गिरी है, मतलब गाड़ी भी स्पीड में थी, इसे भी मानना चाहिए, क्योंकि बिना स्पीड के अगर 50 की स्पीड में भी होती तो गाड़ी उतनी अंदर जाकर नहीं गिरती। और उस रोड पर स्पीडिंग के लिए क्या स्पीड ब्रेकर्स बनाए गए थे। अगर आप इतना बड़ा अगर उस तरह का टर्निंग है तो वहाँ क्या रिफ्लेक्टर थे, स्पीड लिमिट लिखा गया था, कुछ भी नहीं थे वो, क्योंकि वहाँ ना स्पीड लिमिट का कोई बोर्ड था, ना आगे कोई बोर्ड था कि टर्न अहेड, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी जिससे पता चले कि भाई वो डेड एंड है, वहाँ से अगर टर्न नहीं लोगे तो सीधा खाई में गिरोगे। और ऐसा ही कुछ था। और प्रशासन की गलती, प्रशासन की चूक की वजह से एक लड़के की जान चली गई, और सिस्टम देखता रह गया। और सिस्टम में कई लोग थे, लेकिन कुछ आरोप लग रहा है कि कुछ लोगों को इसलिए बचाया जा रहा है कि उनके जो पिताश्री हैं वो बहुत बड़े अधिकारी हैं, मतलब चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं इंडिया के। अब उसकी वजह से ऐसा आरोप लगा रहे सौरभ भारद्वाज और बाकी लोग। तो क्या ये आरोप सच है, क्या इन आरोपों में दम है, ये अब मुझे लगता है एसआईटी गठित हो गई है, जांच का विषय है, और जो दोषी हैं उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी
मतलब जो भी इसमें अगर दोषी है किसी को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए, और मुझे लगता है फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा और इसमें जो जो आरोपी हैं उन सबको तलब किया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।